हाँ, अब जरिए देखिए जी, टैक्स होता है वो होता है जी लगान। टैक्स जो होता है जी वो लगान। ये आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की, आज से 8-10 साल पहले आई थी। तो लगान जो होता था वो भी कर ही होता था। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर। कर, है ना। ये लगान जो होता था नॉन मॉनेटरी होता था। नॉन मॉनेटरी, यस माय डियर फ्रेंड्स, पहले टैक्सेस नॉन मॉनेटरी होते थे। नॉन मॉनेटरी, पहले टैक्सेस वर नॉन मॉनेटरी, क्योंकि भाई करेंसी नहीं होती थी उस वक्त। सिक्के रुपए ये तो बाद में आए हैं यार। सिक्के होते भी थे, वो तो सब आदमी के पास होते नहीं थे। तो किसान क्या करता था, फसल का हिस्सा दे देता था। कुम्हार कुम्हार घड़े दे देता था। कुम्हार क्या करता, घड़े दे देता था। घड़े घड़े मीन्स वो कुम्हार ने 100 घड़े बनाए तो 10 घड़े सरकार के हो गए। जो सोनहार होता था, ज्वेलर होता था, जो ज्वेलर होता था दोस्तों, तो जो ज्वेलर होता था उसको ज्वेलरी मिल जाती थी। सरकार को वो ज्वेलरी, यानी कि राजा को ज्वेलरी दिया था। जो नृतक, जो डांस करने वाला होता था, सरकार जो गवर्नमेंट वर्ड निकल रहा है, राजा के दरबार में, एक सेकंड बच्चों, राजा के दरबार में जाके वो परफॉर्मेंस दिया था। समझिएगा मेरी बात। तो अलग अलग तरीके से लोग, जो राजा होता था उस तक अपना हिस्सा टैक्स का पहुंचा देते थे। कला वाला कला देकर, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट देकर, सर्विस वाला सर्विस देकर। लेकिन जब करेंसी सिस्टम नहीं होता था। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया है, जब करेंसी सिस्टम स्टार्ट हो गया है तो अब हम टैक्सेस करेंसी के रूप में देते हैं। बिल्कुल सही। तो लगान ही होता है टैक्स, लगान ही होता है टैक्स। पहले नॉन मॉनेटरी था, अब मॉनेटरी है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिखिए फ्रेंड्स, टैक्सेस कंपल्सरी चार्ज। बिल्कुल राहुल ने बोला बात, अर्जुन ने बोली बात। टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। लिखिए बच्चों, टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। कंपल्सरी बोला जी। अच्छा, ये जो मार्किंग लिख रहा हूं ये आप प्लीज बताइएगा, जो ये मैं मार्किंग लिख रहा हूं पीपीटी पर, ये आपको दिखाई दे रही है? डेफिनेशन देख लिया बस। ये जो मैं दिख रहा है ब्लैक है ना, ये क्लियर दिख रहा है? अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये कुछ फायदे हैं, कुछ ये बातें कि आपसे मुझे पता चलेंगी। जैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस कोई फ्रेंड हो ना, मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ज्यादा फर्क नहीं होता लेकिन एटलीस्ट पता तो चलता है कि हाई लिखा दिखाई दिया आपको। चलिए, तो लिखिए बेटा, कंपल्सरी का मतलब होता है मैंडेटरी। कंपल्सरी का मतलब होता है मैंडेटरी। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों। कंपल्सरी का मतलब होता है मैंडेटरी। लिखिए जरा, कंपल्सरी का मतलब मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। यस, ऑप्शनल नहीं है टैक्स, ना 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 ना, मैंडेटरी होता है। और चार्ज में बेटा, दिस इज अ मॉनेटरी चार्ज। मॉनेटरी चार्ज यानी कि आपको करेंसी के रूप में, चेक हो, बैंक ड्राफ्ट हो, कैश हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, भाई रुपया रुपया जाएगा। नाच के नहीं आना, मैं टीचर हूं, मैं गरीब बच्चों को पढ़ा दूं, बस मेरा काम हो गया। नहीं, ऐसे ऐसा होना चाहिए था। जैसे गवर्नमेंट पैसा लेगी, स्कूल खोलती है, तो आप टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दीजिएगा। कोई एक्टर है तो उसको बोल दीजिएगा भाई आप एक्टिंग करके दिखाएंगे, एक शो करेंगे लोगों के लिए। लेकिन ऐसा भी सिस्टम नहीं है। दूसरा, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इम्पोज्ड का मतलब है बच्चों लेवीड। टैक्स इज लेवीड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लगाती है। अब मेरा आप लोगों से, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? मतलब बताइए, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाती? दोनों लगाती है जी, गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए कहां लिखी है बात? आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यस, आर्टिकल
265 of the Constitution says, Article 265, ARTICLE, ARTICLE, ARTICLE. No tax shall be levied except by authority of law. कोई भी टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लगाया जा सकता अगर लॉ परमिट ना करे, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक आर्टिकल और है। अच्छा, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि जो टैक्स है ना बच्चों, या जो टैक्स सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं एक लॉ है, किसी न किसी कानून के अंदर लगता है। और लॉ कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारत देश का संविधान। तो मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा, आप इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप डाउनलोड करिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी डाउनलोड करिए, हमारे देश का संविधान जो एक प्ले स्टोर पे ऐप होगी वो डाउनलोड करिए। मैं नहीं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी हमारे सिलेबस में है, ना ही सीएस में है, ना ही सीए है, ना ही सीएमए में। कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन नहीं है, वो आप जब लॉ करेंगे एलएलबी, वो आपके लिए, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हल्के हल्के बताऊंगा। एलएलबी का भी फायदा है, खाली सीए सीएस करना, एलएलबी भी कर लिया जाए तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन पहले सर एक चीज तो हो जाए, इसलिए मैं अभी एलएलबी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो जब आप एलएलबी करेंगे उसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, वो सब चीजें करेंगे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी डाउनलोड करिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे एक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पॉइंट्स, हर पॉइंट को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल 246 है एक, 265 तो कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। 246 कहता है जी, सुनिएगा, जो टैक्स है हमारे देश में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, इफ पावर इज गिवन टू देम। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो सेंट्रल, तो 246 आर्टिकल में क्या लिखा है, हिंदुस्तान में टैक्स लगाना है तो कानून की बिना अनुमति परमिशन के नहीं लग सकता। 246 आर्टिकल क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी अगर वो पावर दी गई है। बिल्कुल सही। और वो पावर माय डियर फ्रेंड्स, वो जो पावर है टैक्स लगाने की, पहले तो 265 ने क्या कहा, नो टैक्स शैल बी लेवीड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के बिना परमिशन के हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब बताया गया 246 में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, लेकिन वो पावर हो, और वो पावर आपकी शेड्यूल 7 में दी हुई है। किस किस आइटम पे कौन सी सरकार टैक्स लगाएगी, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में एक है यूनियन लिस्ट माय डियर फ्रेंड्स, और एक है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो आइटम्स है उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लेके आती है, और स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स हैं माय डियर फ्रेंड्स उसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून लेके आती है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अगर हम इन बातों को सरलता से समझे, कि भाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कानून ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के मुद्दों पे कानून लाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे कानून लाएगी। वैसे एक नॉलेज की बात बताऊं, एक लिस्ट और होती है, शायद आपने सिविक्स में स्कूल में पढ़ा हो, वो लिस्ट का नाम क्या होता है? माइक पे हूं मैं। एक लिस्ट और होती है, आइडिया है या बोल दो नहीं? नो, कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। सो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, सो नाइस टू हियर दिस। वही मुझे लगता है, बस आप लोगों को शेप देने की जरूरत है। कच्ची मिट्टी की तरह हो, मिट्टी सबके पास है, बस शेप देने की जरूरत है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है बच्चों, दोनों सरकारें टैक्स लॉ लगा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसका एग्जाम्पल में अभी सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कर दिया गया है, टैक्स लगाने की पावर या तो सेंट्रल के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे, और स्टेट गवर्नमेंट लॉ लगाएगी या कानून लाएगी स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, वो मिलजुल, जैसे कुछ मुद्दे पापा आपके घर में हैंडल करते हैं, कुछ मुद्दे आपकी मदर हैंडल करती हैं, और कुछ मुद्दे या कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन आपके पेरेंट्स दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं।
सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट ने डिवाइड कर रखी है पावर्स। आइए दोबारा से डेफिनेशन पे आइए। तो टैक्स क्या कंपलसरी है? बिल्कुल जी कंपलसरी है। ऑप्शनल है? नो जी ऑप्शनल नहीं है। मॉनेटरी चार्ज है? बिल्कुल जी मॉनेटरी चार्ज है। लेवी कौन करता है जी? सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या मोदी सरकार। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, राज्य की दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार, यूपी की बात करें तो योगी सरकार, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता सरकार। अंडर एनी लॉ, मैंने बता ही दिया, टैक्सेस लगाने के लिए कोई ना कोई लॉ पीछे होता है। अगर लॉ नहीं होगा तो टैक्स लगाया नहीं जाता। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब सही दे पाए, डिफरेंस क्या होता है लॉ में और एक्ट में? ये सेकंड क्वेश्चन, वाया टैक्स लेवी तो बाद में बताऊंगा। लॉ वर्सेस एक्ट, इन दोनों में फर्क क्या होता है? क्योंकि मैं बिल्कुल बुनियादी बातों पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, सो दैट बुनियादी बातें अगर क्लियर हो गई ना, तो फिर आपकी जो बिल्डिंग है, जब अगर फाउंडेशन स्ट्रांग बन गई तो बिल्डिंग तो, इमारत तो अपने आप स्ट्रांग होगी। संस्कार अच्छे डल गए तो बच्चा लायक अपने आप होगा। इसी तरीके से ये मुद्दे आपके दिमाग में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाने चाहिए कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, सरकार क्या होती है, जजेस क्या होते हैं। जी आप लोगों से लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? सर लॉ कानून है, और सर एक्ट जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनके अंदर एक्ट बनाए गए हैं कि इनके अंदर ये कानून फॉलो होने चाहिए। कुछ हद तक आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल आई थिंक 90% तो आपने आंसर सही दिया। लेकिन आप ऐसा समझाइए कि एक चौथी क्लास के बच्चे को भी समझा पाओ। जैसे मैं आपको ये समझ के समझाऊंगा कि फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा आपसे पूछ रहा है, अंकल भैया भैया लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? और जब तक आपकी इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं होगी कि आप इतने सरल शब्दों में नहीं चीज समझा पाओगे, तो जब तक वो जो फेमस होने की बात कर रहे थे ना, अभी किसी बच्चे ने करी थी, नहीं हो पाओगे। जैसे आपने हरीश साल्वे, इंडिया का लीडिंग एडवोकेट का नाम सुना होगा, सुना है हरीश साल्वे का नाम? हाँ सर। और वो कितना लेते हैं? 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख एक हियरिंग के लेते हैं। 15 लाख एक विजिट के, कोर्ट में जाने के 15 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन? कोर्ट में जाने के 15 लाख रुपए, और 10 बार गए तो 1.5 करोड़ रुपए। तो आपको क्या लगता है वो पर्सन है हरीश साल्वे? ऐसे कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी जी तो अब चले गए, उनका बेटा महेश जेठमलानी साहब, अरुण जेटली साहब चले गए, उनका बेटा भी प्रैक्टिस करता है थोड़ा। तो ऐसे गिने चुने एडवोकेट्स का नाम है, तो इनके पास क्या गॉड गिफ्ट है? बताइए जरा, क्या इनके पास बहुत अच्छे ये रूपवान पैदा हुए हैं? क्या है इनके पास कि ये 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए लेते हैं कि हियरिंग के? तो क्या इनका नाम क्यों हुआ? ग्रह अच्छे हैं इनके पास, वो जो बृहस्पति है और ये जो ग्रह है बहुत अच्छे हैं इनके। आपको क्या लगता है ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? 15-15 लाख एक एक हियरिंग के, एक केस के तो 1.5-2 करोड़ रुपए बना लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर करती है उनको। कुलभूषण जाधव का जो केस था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें उनको हायर किया गया था, वो उन्होंने पैसा चार्ज नहीं किया। बताओ इतना पैसे के होता है, पैसा ही ना चाहिए। तुम तो अगर तुमसे कोई काम करवा ले, तुम तो बोले भाई पैसे के बिना काम हम ना करें। वो काम पैसे ही निकले नहीं करते, इतना पैसा उनके पास, प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा? हाँ ना कहा जब आपको दे दो बेटा। नहीं नहीं सोचा। नहीं सोचा ना? आप बनना तो वही चाहते हो, प्रसिद्ध, पैसा, घर बार, गाड़ी बंगला, लेकिन आएगा कैसे? हाँ जी, डिग्री लेके तो नहीं आएगा बेटा। डिग्री तो ऐसे एडवोकेट्स तो हिंदुस्तान में 10 लाख 15 लाख है। ऐसे तो कोई एडवोकेट ऐसे भी तो छतरी लेके वो 30,000 के बाहर बैठते टाइप करते हुए मिलते होंगे ना आपको। नोटरी करते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं 100-100 रुपए में। वो लीगल है वो काम तो, लेकिन बिल्कुल वो काम उनका ऐसा नहीं कि 15-15 लाख उनको कोई दे दे। काम सारे इक्वल है, मैं तो ये मानता हूं, लेकिन वो प्रसिद्धि, वो सक्सेस उनके उनके पास नहीं है। ऐसा क्यों? कभी सोचा?
नहीं सर। क्या लगता है वैसे, क्या होगा, रीजन क्या होगा? सर उन्होंने कानून ज्यादा पढ़ लिया है। कानून ज्यादा पढ़ लिया है? तो कानून तो सेम ही होता है ना सबके लिए, काले अक्षर तो सबके लिए सेम है। सर एक्सपीरियंस की बात है, उन्होंने कैसे उसको फॉलो अप किया, उन्होंने कैसे नहीं किया फॉलो अप। एक्सपीरियंस तो कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा? मिनिमम 10। 10 ईयर्स के बाद होता है ये, सभी के साथ होता है। तो सारे एडवोकेट 10 साल के बाद सीनियर एडवोकेट बन जाएंगे? उन्होंने कुछ ऐसा केस सॉल्व कर दिया होगा ना सर, उनका नाम केस सॉल्व, मतलब केस सॉल्व कर दिया, जैसे वो कोई ऐसा केस सॉल्व कर दे तो वो क्या तुक्के से कर दिया? फेमस हो गया ना सर। अरे सर वही कह रहा हूँ, ज्यादा पढ़ा उन्होंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं नालायक, ज्यादा समझा है। ज्यादा पढ़ते तो तुम हो, ज्यादा समझा है उन्होंने। उनकी इंटरप्रिटेशन, वो जो शब्द आप देख रहे हो और वही शब्द वो ही देख रहे हैं, उसका एनालिसिस वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। आपको वो शब्द ही दिखाई दे जाते हैं। वो शब्दों की गहराई के अंदर घुसकर सरकार की मंशा पकड़ लेते हैं और कैसे शब्दों से बच के निकाला जाए, क्लाइंट को सर्विस दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उनका अध्ययन, उनकी रिसर्च, उनकी मेहनत वो दूसरे किसी एडवोकेट से बहुत ज्यादा बेटर होगी। तो ये आपको समझना है कि पास होने में तो रट्टाफिकेशन किया, पास हो गए, लेकिन सक्सेस के लिए योर इंटरप्रिटेशन शुड बी बेटर देन दी बेस्ट। कि जब भी आपके लोग खींचे चले आएंगे। एक छोटी सी बात बोलता हूं, आजकल फोन, बेस्ट फोन क्या होता है? ये फोन आपके मन में होगा, सर ये फोन लूंगा एक दिन जब पैसे कमाऊंगा। आईफोन, हाँ या ना? तो आईफोन को उन्होंने बनाया ऐसा है कि सब लोग उसकी तरफ यूं देखते हैं कि आईफोन है इसके पास, 1 लाख वाला होए। बात समझने की कोशिश करो। तो आप प्रोडक्ट जब बनाते हो तो उसमें फीचर्स आप ऐसे डालिए, आपको प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन क्या हम प्रोडक्ट दे रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट? नो, वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अवर सर्विस। तो हमारी सर्विस दूसरों से बेटर कैसे होगी? क्या हम लुक्स अपनी अच्छी कर लें, अपने बाल को स्पाइकी कर लें, ब्रांडेड कपड़े पहन लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई मॉडल कोई है? अगर हम मॉडल होते तो हम सर्जरीज करवा लेते और खूबसूरत बन जाते, और जितने भी खूबसूरत उससे ज्यादा फिर में पिक्चरें मिल जाती। तो हमारी खूबसूरती हमारी नॉलेज में है, हमारी हमारी एनालिसिस में है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा ये एनालिसिस का काम अभी आपको करना है, अभी तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन जब आप कुछ बन जाओ, सीए में डिग्री कर लो, उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हो लोग आपसे खींचे चले आए। तो इसलिए आपके पास जो टूल है वो है अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को इस तरीके से पढ़े कि हम टैक्स बचा पाए लोगों का। हम टैक्स को पढ़े, जहां पर 10,000 बनता था हमने उसका नील करवा दिया। टैक्स इवेजन नहीं करवानी है, चोरी नहीं करवानी है, प्लानिंग करवानी है। तो जब तक आप टैक्स की प्लानिंग नहीं करवा पाते, टैक्स में महारत हासिल नहीं होगी। चलिए, तो लॉ और एक्ट का मतलब क्या है? लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक प्रक्रिया के तौर पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक प्रोसेस के तौर पे, यस ये रिटर्न होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस रिटर्न होते हैं और प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और फिर वो एक्ट बनता है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कायदे, अगर हिंदी में बोले तो नियम और कायदे। और एक्ट क्या होता है, वो नियम कायदे को लिखा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप क्लासेस में बैठे हो और यहाँ पर आप शोर मचाए जा रहे हो, कोई टेबल तोड़ रहा है, कोई ये काम मत करना नहीं तो पिटाई भी हो सकती है, कोई टेबल तोड़ रहा है, कोई दीवार पे लिख रहा है, कोई शोर मचा रहा है। तो हमें लगा यार हमें इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, सो दैट लोग कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सुसज्जित होके बैठे, या एक 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 क्या कहेंगे उसको, हम डिसिप्लिन्ड अप्रोच में बैठे।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक जैसे बिल होता है ना, हमने ड्राफ्ट बनाया, हमने बात करी और उसमें लिखी क्या क्या बातें होनी चाहिए क्लास में, किस तरीके से बच्चों को बैठना है, और बाद में जो इंस्टीट्यूट का जो ओनर है उनसे स्टैंप लगवा दी कि भाई, और ये हमने फिर बाद में क्लासेस में लगा दिया रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसी तरीके से जो रूल्स और रेगुलेशन देश में लगाने हैं, आपको लॉज लाने, कैसे आपको लॉज लाने, आपको देश के अंदर एनवायरमेंट के लॉज लाने हैं, एनवायरमेंटल लॉज, देश के अंदर लेबर लॉज होने चाहिए, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एनवायरमेंट खराब ना हो। अच्छा, बिजनेस लॉज होते हैं हमारे देश में, बिजनेस के सुचारू तरह से चले। हमारे देश में टैक्स लॉज होते हैं, है ना, मोटर व्हीकल लॉज होते हैं। तो हमें हर चीज के ऊपर देश के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें लिखना पड़ेगा और लिखकर पार्लियामेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से पास करवाना पड़ेगा, उसको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो एक्ट बन जाएगी लोगों को दिखाने के लिए, देखो ये चीज आपको फॉलो करनी है। तो एनवायरमेंटल लॉस के पीछे एनवायरमेंटल एक्ट होगी, लेबर लॉस के पीछे प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, ऐसे बिजनेस लॉस के पीछे आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स, बहुत सारी एक्ट्स होंगी। टैक्स लॉ के पीछे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट होगी। मोटर व्हीकल लॉस के पीछे मोटर व्हीकल एक्ट होगी। तो बेसिकली लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, और कानून को लिखित रूप में पढ़ते हैं, और वो लिखित रूप में जो उसका जो उसकी गाइडलाइंस होती है वो पास्ड होती है, तो वो एक्ट बन जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, अंडर एनी लॉ, तो इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत लगाया गया होगा, और इनकम टैक्स लॉ के पीछे होगी इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा था कि लॉ और एक्ट में क्या फर्क है, तो आप लिखेंगे लॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, and when these rules or regulations are written and they with the help of a process they are passed, it becomes a act. act बनते ही act समझो, एक्शन, एक्ट वर्ड कहां से आया है, एक्शन, एक्शन का मतलब काम करो, अब ये लागू हो जाता है, becomes applicable। तो जब तक वो becomes applicable, तो जब तक वो एक्ट नहीं बनेगी वो कानून देश में लागू नहीं होगा। तो जब तक, सुनिएगा, इंस्टीट्यूट है, जैसे जैसे गुरु विद्या में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपके स्टैंप नहीं लगेगी ओनर की, तो जब तक वो कानून क्लासेस में लागू नहीं होगा तो वो एक्ट बन जाएगी। एक्ट का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब भाई अब लागू कर दिया जाए। तो लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशन, whereas act is the written form of rule or regulation which has been passed through a process। वो प्रोसेस आपको पता है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कानून बनाने का प्रोसेस पता है आपको? नहीं सर, नहीं। अच्छा चलिए, कानून बनाने का, अच्छा कानून लाएगा कौन? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? बहुत भी, आइए जरा तो कानून बनाने का प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लें। आइए बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट दी कानून बनाने का प्रोसेस। जस्ट गिव मी अ, हाँ जी, ये रहा जी, कानून बनाने का प्रोसेस की बात करें। हाउ टू मेक लॉ, जैसे चाय बनाने होता है ना, प्रोसेस होता है, हाउ टू मेक लॉ। और लॉ आपको पता ही है, या तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लॉ लाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन लिस्ट के मुद्दों पर या कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर लॉ लाएगी, बिल्कुल सही। या बच्चों स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे या कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे लेके आएगी लॉ। ये तो बात क्लियर है, ये तो बात हमारी बिल्कुल क्लियर है। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाने के लिए किसी चीज पे लॉ लाना है, जैसे अभी कोरोना के ऊपर लॉ आया, या वो क्या था ना, वो था जब लोकपाल के ऊपर कानून आना था, तो जब वो सड़कों पे झगड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट का सड़कों पे लॉ नहीं बनते, लॉ का एक प्रोसेस होता है। आओ हमारे साथ आओ। सबसे पहला काम होता है बिल प्रिपेयर होता है। बिल क्या होता है बच्चों? एक रफ कह लीजिएगा, ड्राफ्ट कह लीजिएगा, जो सरकार प्रिपेयर करती है, लोगों से कंसल्ट भी कर सकती है। हाँ जी, लोगों से कंसल्ट भी कर सकती है कि क्या इस तरह से चीज लानी है। जैसे मैंने कहा ना, क्लास के अंदर तुम नालायक बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हो, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इस टाइप से टीचर से बात करी और उनसे बोला ये पॉइंट्स होने चाहिए। इस बिल को लोकसभा में, यस माय डियर फ्रेंड्स, लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में पढ़ा जाता है।
वहां पर डिस्कशन होगी और वोटिंग होगी, वहां पर डिस्कशन होगी और वोटिंग होगी, और वहां से पास होने के बाद फिर पास हो जाएगा। यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं कहीं के बार, अगर लोकसभा में आप लोगों की मेजोरिटी ना हो या लोकसभा में आप लोगों का रूलिंग पार्टी जो ये बिल लेके आई है, तो वो वहां से फिर हार भी सकते हैं। लोकसभा के बाद वो जाता है जी राज्यसभा, राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है और वहां पर वोट डिस्कशन और वोटिंग होती है, डिस्कशन एंड वोटिंग होती है, और वहां से फिर वो पास होता है और फिर हमारे महामहिम प्रेसिडेंट के पास जाता है जी। प्रेसिडेंट साहब उस पे साइन करते हैं और उसके बाद वो बिल बन जाता है एक्ट, और एक्ट बनने के बाद वो हमारे देश में इनफोर्सेबल हो जाता है, इनफोर्सेबल इन इंडिया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा, समझिएगा मेरी बात। तो सॉरी बच्चों, तो वो इनफोर्सेबल इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाने के लिए, यानी कि लॉ बनाने के लिए बिल से एक्ट की जर्नी ये होती है। बिल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए भी वो भी बिल लेके आएंगे, बिल को प्रिपेयर करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, वो बिल को रखेंगे कहाँ? लोकसभा राज्यसभा तो केंद्र सरकार के लिए होती है, राज्य सरकार कहाँ रखेगी बिल को, कहाँ पेश करेगी? बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहाँ बिल को प्रिपेयर करके पेश करेंगे? एमएलए कहाँ बैठते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में तो एमपीज होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये किसके आगे पेश करेंगे? संसद तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना। नहीं पता तो बताओ। अच्छा, ये होता है बेटा विधानसभा, सुन रखा होगा विधानसभा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या इसको स्टेट असेंबली भी कहते हैं। यहां पर जब दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी और जो भी दूसरे एमएलएज हैं, एमएलएज की बैठक होती है इधर गवर्नमेंट का, स्टेट, इसको हिंदी में बोले विधान सभा, विधानसभा, देखो हिंदी मत देखना मेरी। उसके बाद यहां से डिस्कशन होगी, अगर मेजॉरिटी है, और वोटिंग होगी, और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, वो पास कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है उनको, ये उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पर महामहिम कौन स्टैंप लगने? गवर्नर, गवर्नर, क्या बात है, गवर्नर, और गवर्नर सेंट्रल अपॉइंट करती है। यहाँ फ्रिक्शन आ जाता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है तो वो गवर्नर को बोलते हैं भाई पास मत करना है इसको, बिल अटक जाता है। फिर वो आम आदमी पार्टी वाले चिल्लाते हैं देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सारा गेम होता है। अब क्या सही है क्या गलत है उसमें ना जाए ना, आप पॉलिटिक्स की बात करनी। तो गवर्नर साइन करता है ना, तो वो एक्ट बन जाती है, वो एक्ट बन जाती है। और वो एक्ट कहां एप्लीकेबल होगी? इनफोर्सेबल इन द स्टेट, स्टेट में लागू होगी, उस प्रदेश में लागू होगी। अरे भाई, जैसे आपके माता पिता लॉ लाए या कानून, बेटा 10 बजे सोना है 6 बजे उठना है, तो वो पड़ोसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना। पड़ोसी के माँ बाप अलग लॉ बनाएंगे, आपके माँ बाप अलग। लेकिन सोसाइटी ने लॉ बना दिया, जिस सोसाइटी में आप रहते हो। कोई अपार्टमेंट्स में रहता है यहाँ पर? इन अपार्टमेंट्स नहीं सर, नहीं। अच्छा, आप कॉलोनी में रहते हैं किसी, तो कॉलोनी में क्या होता है? RWS होते, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। वहां पर सुनते नहीं है, उसकी कोई बात अलग है, लेकिन कानून की तो सुननी पड़ेगी। तो वो जब सोसाइटी ने लॉ बना दिया तो पूरी सारे मेंबर्स के लिए लागू होगा। बात समझो, जैसे आपके घर में पेरेंट्स ने लॉ बनाया तो आपके फैमिली मेंबर सबके लिए लागू होगा ना। तो इसी तरीके से स्टेट का जो लॉ है स्टेट में लागू होता है, और सेंटर का लॉ सेंटर में लागू होता है।
अब वो सेंटर गवर्नमेंट अपने कानून अलग बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट पे बनाती है, सेंटर का कानून पूरे देश में लागू होता है। अब बात समझ आ गई? चलो कॉपी कर लिया। ये था जी एक्ट बनाने का तरीका, एक्ट बनाने का तरीका। और एक्ट क्या है? जो हमारे कानून है उसको देश में कैसे लागू किया जाए। अब इन एक्ट को आप पढ़ सकते हो, तो इनकम टैक्स लॉ में हमें पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट, उस एक्ट को पढ़ना है हमें, और उस एक्ट की इंटरप्रिटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरा ना कर पाए। बस चलिए लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो मेरा पूरा हो गया बच्चों। पहला क्वेश्चन जो था मेरा, टैक्स कंपलसरी है, चार्ज है मॉनेटरी, लेवीड बाय सरकार, सेंटर अंडर एनी लॉ, लॉ लाता कौन है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, प्रोसेस भी बता दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है आप लोगों से, टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं? वाई आर टैक्सेस लेवीड? बताइए टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, लिखिए, इसका आंसर भी लिखवा रहा हूं। टैक्सेस आर लेवीड, लिखिए, डिक्टेट करवा रहा हूं। टैक्सेस लगाती क्यों है सरकार? हमारे लिए तो पेन है, हमें तो बड़ा दुख होता है देते हुए, लेकिन इसके पीछे की मंशा, इंटेंशन सरकार की क्या है? वाई आर टैक्सेस लेवीड? तो लिखिए टैक्सेस आर लेवीड, डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखिए, ड्यू टू 4 रीजंस, 4 कारणों के कारण टैक्स लगाया जाता है। टैक्सेस आर लेवीड ड्यू टू 4 रीजंस, टैक्सेस आर लेवीड ड्यू टू 4 रीजंस। फर्स्ट रीजन, my dear friends, first reason, yes my dear friends, first reason is revenue to the government. 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 गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। क्यों चाहिए रेवेन्यू? लिखिए आगे, गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू, government needs revenue, my dear friends, government needs revenue to run the country. Government needs revenue to run the country. Government needs revenue to run the country. For example, yes, अब गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, yes my dear friends, infrastructure, my dear friends, infrastructure, infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आ गया, मेट्रो चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी, और मेट्रो के लिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च हुए, ये हमने ही तो दिए टैक्सेस से, टैक्सेस से गवर्नमेंट ने मेट्रो बना दी। अच्छा, फ्लाईओवर्स, दिल्ली की बात करें भैया, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, ओवरपास, अंडर ब्रिज, बाईपास, दिल्ली की तो नक्शा बदल दिया। समझो पहले कितने ट्रैफिक जैम लगते थे, अगर आपको याद हो तो ये बात। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है देश की, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये हमारे टैक्सेस के कारण आ रहा है। ये तो एक दूसरे को आदमी चलना मुश्किल हो जाए। अच्छा, कॉमा लिखना, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कॉमा एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूलों की फीस 100, 150, 200, 250, 500 रुपए महीना होती है। प्राइवेट स्कूलों की भी 20-20 हजार, 25-25 हजार महीना होती है। अब अमीर आदमी तो बच्चों को पढ़ा लेगा, व्हाट विल हैपन टू द पुअर स्टूडेंट्स? वेयर विल दे स्टडी? एमसीडी के स्कूल, सरकारी स्कूल्स और केंद्रीय विद्यालय, तो गवर्नमेंट स्कूल्स तो दिल्ली की बात करें बड़े अच्छे हो गए हैं, और केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं गवर्नमेंट स्कूल है तो खराब है। तो एजुकेशन तो लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमा एजुकेशन। तीसरा हेल्थ, अब जैसे गवर्नमेंट, ये तो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, अब जैसे कोविड की वैक्सीन है, गवर्नमेंट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पहले फेज में, जो, और दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो भी फ्री करेंगे, कुछ और गवर्नमेंट्स ने कहा है फ्री करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? पैसा कहां से आएगा? हमारे से ही तो आएगा, तेल तो हम ही देना पड़ेगा ना अपना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट को पैसा, डिफेंस, आपको पता ही है चाइना का प्रकरण, किस डिफेंस, आपको पता ही है, हमारा एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना, दोनों ही दुश्मन देश है।
और ये हमारे फाइटर पायलट्स, और ये कि अभी नए प्लेन्स भी आए थे, मिराज नहीं, क्या नाम था अभी, रफाल, ये फाइटर प्लेन्स नहीं आते हमारे देश में, तो हमें तो ये चाइना पाकिस्तान बेच के खा जाए। तो इसलिए डिफेंस के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। बात समझ आ गई? तो लिखिए, ये पहला रीजन लिख लीजिएगा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस। सेकंड रीजन आप लोग बताएंगे बेटा। हाँ जी। What is the second reason for levying taxation? इसके अलावा भी रीजन है कोई? मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें तो बताइए। सेकंड रीजन बताइएगा आप। What is the second reason for levying taxation? ये तो फर्स्ट रीजन तो मैंने बता दिया, सेकंड रीजन बताइए। बताइए के लिए, किसके लिए बेटा? सेल्फ प्रचार के लिए। नहीं, वो तो उसमें आ गया ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब पैसा प्रचार के लिए हो या पैसा डेवलपमेंट के लिए हो, वो तो सरकार देख लेगी। सेकंड रीजन मैं बताऊं, जो सरकार को पैसा चाहिए, सेकंड रीजन is redistribution of wealth. Redistribution of wealth. Yes, my dear friends. और इसको और ऑब्लिक, reducing inequalities. Reducing inequalities. क्या मतलब इसका? कि भाई गरीब और अमीर का जो फासला है वो कम होता है इससे। सर कैसे? अरे बेटा, एक रिच आदमी है, वो कमाता है मान लीजिए 50 लाख, और एक पुअर आदमी है, वो कमाता है मान लीजिए 5 लाख। पुअर है सर, 5 लाख कमाने वाला, अरे एज्यूम कर रहा हूं ना मैं। तो रिच वाले से तो बोलेंगे भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, मान लो 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और आपके पास 35 लाख रुपए बैलेंस रह जाएंगे, और 5 लाख कमाने वाले को बोलेंगे बेटा आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इसके पास कितने बचे? 5 के 5 बचे, और इसके पास कितने बचे? 35 लाख। तो दोनों का जो डिफरेंस है कम हुआ नहीं हुआ? क्योंकि पहले 50 लाख रुपए की इनकम थी, और उसकी इनकम थी 5 लाख, 10 गुना था, अब 7 गुना रह गया डिफरेंस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों पे गवर्नमेंट कम मार करके अमीरों पे ज्यादा मार मारती है। इससे क्या होता है? अमीर का पैसा गरीब तक पहुंच जाता है। जो फैसिलिटीज गरीबों को देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देना, किसान को यूरिया देना, बात समझ आ रही है? तो किस प्रकार से टैक्स से सरकार रॉबिन हुड सुना होगा आपने, रॉबिन हुड का काम करती है। और रॉबिन हुड ने भी तो यही किया था, लूटता था, गरीबों को बांटता था। तो टैक्सेस से भेदभाव कम होता है, टैक्सेस से इनइक्वालिटीज कम होती है, सोशल जस्टिस होती है। दोस्तों कभी सोचा ही नहीं आपने? सोशल जस्टिस होती है। झगड़ा जब होता है जब दो लोग अलग अलग हो, जब सभी सेम लेवल के होंगे, झगड़े नहीं होते। ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना बोलो। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये देखो, जब हम टैक्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे ना क्लास में, तो मैं बताऊंगा ये टैक्स का प्रोविजन सरकार ने पैसा कमाने के लिए लाए, या गवर्नमेंट ने ये टैक्स का रीजन इक्वालिटी को दूर करने के लिए है। तो कभी कभार टैक्स हमेशा मत समझना पैसा कमाने के लिए होता है, टैक्सेस सोशल जस्टिस, सोशल हार्मनी के लिए भी होते हैं। यस। तीसरा, थर्ड रीजन टैक्स का, री प्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड्स, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस, आपको पता है कुछ गुड्स डेली नीड्स के होते हैं, डेली नीड्स के, जैसे ब्रेड है, आटा है, इस पे सरकार टैक्सेस कम लगाती है, सो दैट इनका जो सेलिंग प्राइस है, माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो सेलिंग प्राइस है कम रहे। जैसे मैं ब्रेड बोल दूं, आटा बोल दूं, है ना, या पल्सेस बोल दूं, सब्जियां बोल दूं, लेकिन कुछ जैसे नशीले पदार्थ है, आपको ज्यादा पता जैसे लिकर है ना, और टबैको है, तंबाकू इत्यादि,
इस पे टैक्सेस सरकार ज्यादा लगा देती है। जैसे अभी आपको पता होगा कोरोना के टाइम पे सारे ठेके बंद हो गए थे, ये आपको पता होगा वैसे। तो जब खुले थे तो उसमें 70% दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई 80% कोरोना सेस लगा दिया था। तो उससे क्या हुआ, चीज महंगी हो गई। तो प्राइस, अच्छा, जब सेलिंग प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। सेलिंग प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है। सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड, वैसे तो पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, लेकिन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जहां वो 2 पैक लगाएगा वो एक ही लगाएगा क्योंकि चीज महंगी हो गई। तो इनडायरेक्टली डिमांड सप्लाई को इफेक्ट करती है टैक्सेस से। तो रीप्राइसिंग का मतलब डिमांड एंड सप्लाई को चेंज कर सकती है। यस, डिमांड एंड सप्लाई को इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सिद्धांत, मोर द प्राइस लेस द डिमांड, लेस द प्राइस मोर द डिमांड। तो देश में जैसे अभी प्याज देश में महंगा हो गया था तो एक्सपोर्ट पे बैन बंद कर दिया, बैन लगा दिया, टैक्स लगा दिए। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल। आप इंडिया में जो गोल्ड है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। ये आपको बात कर सुन के अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो महिलाएं हैं गोल्ड के पीछे, दे आर लाइक लिटरली क्रेजी गोल्ड एंड डायमंड्स। अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं तो आप उनको गोल्ड और डायमंड दे दीजिएगा, दे विल मोर देन हैप्पी। आप टाइम दे ना दें, लेकिन आप गोल्ड और डायमंड दे दीजिएगा, आपको इंस्टेंटली उनसे स्माइल मिल जाएगी और मिल जाएगा। आप सही है, आप टाइम दे ना दें, लेकिन गोल्ड और डायमंड दे दे। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, एक शादीशुदा पर्सन हूँ तो मैं आपको टिप। अच्छा, तो गोल्ड का इंपोर्ट हमारे देश में 800 टन के आसपास होता है सालाना, और 1 टन, माय डियर फ्रेंड्स, 1 टन 1000 किलो होता है, और 1 किलो माय डियर फ्रेंड्स 50 लाख रुपए का है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देश में सोने का जो आयात है, आयात मींस इंपोर्ट्स है, वो है 800 इंटू 1000 इंटू 50 लाख। तो कैलकुलेटर तो एरर दिखा देगा। इतना सारा, और ये सारी पेमेंट पता है किसमें होती है? क्या हुआ, क्या गलत लगा दिया मैंने? नहीं, इसको कह रहा हूं। अच्छा, तो तुम गलत सही की पहचान तुम्हें खुद ही नहीं है, तुम दूसरे को क्या बता सकते हो तुम गलत है सही है? चलो, जस्ट जोकिंग। तो ये सारी पेमेंट होती है बेटा यूएसडी में, डॉलर्स में। सारी पेमेंट बेटा ये डॉलर्स में होती है, डॉलर्स में। और डॉलर्स के इतनी डिमांड डॉलर की देश में है, इसलिए देखो 74-75 रुपीस पे रुपया पहुंच चुका है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी यह 12.5% के आसपास लगती है, जो पहले 2.5% होती थी, जिसके कारण 800 टन सोना गिरकर इंडिया में 600 टन आया या 500 टन ही आ पाया, क्योंकि लोगों ने खरीदा ही नहीं। बात समझो। तो किस प्रकार से टैक्सेस से सरकार देश की अर्थव्यवस्था को या डिमांड सप्लाई को पूरा इफेक्ट करती है, इन चीजों को हम सोचते नहीं है। जब तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स की साउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे जाके कुछ बड़ा करना है आपको लाइफ में। चलिए, एनी हाउ, चौथा रीजन टैक्स लगाने का बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ रीजन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है से इन गवर्नमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू गेट पॉकेट? से यस और नो, डू यू गेट पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स? यस सर। And how much you are getting pocket money on an average? How much pocket money do you get on an average? हाँ? आवाज नहीं आ रही। अच्छा लो, आवाज आ जाएगी अब। तो आप लगभग 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 की पॉकेट मनी मिलती होगी। अब पॉकेट मनी मिलती है, रहने को घर मिलता है, चलाने को गाड़ी मिलती है, इसलिए मम्मी पापा की बात सुनते हो। कल वो पॉकेट मनी बंद कर दें, घर से बाहर निकाल दें, 1 रुपया ना दें, खाने को ना दें, और फिर सुनाएं आपको, तो शायद आप सुनोगे नहीं उस टाइम पे।
क्या आपने कुछ दिया है जो सुना रहे हो? इसी तरीके से सरकार को, सुनो, हम जो सिटीजन हैं, जो हम इंडिविजुअल, हम जो पर्सन्स हैं, ये सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, यस, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बदले में हमें फैसिलिटीज देती है, समझिएगा। तो हमारा सरकार में बोलने का हक, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलने का हक ले लिया होता है। हक, बोलने का हक मिलता है हमें, क्योंकि कुछ देते हैं तो मिलेगा, लेकिन हम देते नहीं है तो वहां पर तो कुछ सुनेगा भी नहीं तुम्हारी। अब सुन लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप यहां पर कोचिंग लेने के लिए आए, क्या ये क्लासेस फ्री हैं या ये क्लासेस पेड हैं? बताइए, आर दिस क्लासेस फ्री और पेड? पेड है सर। पेड है ना, तो आपका हक बनेगा। अगर टीचर ने कम पढ़ाया तो आप हक जमा सकते हो, मैंने पूरी पेमेंट दी है, पूरा सिलेबस क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर फ्री होती और आधी के बाद हम क्लासेस बंद कर देते, क्या आप बाकी क्लास का हक था तुम्हारा? हाँ नहीं ना? सर, तो वही कुछ दोगे तो हक बनेगा। तो ये हक बनता है, बोलने का हक, रिप्रेजेंटेशन से इन द गवर्नमेंट। मैं टैक्स पेयर हूं, एमएलए से पूछ सकते हो पैसा कहां जा रहा है मेरा। तो ये 4 रीजंस है बच्चों, 4 रीजंस है। पहला रेवेन्यू, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा रीप्राइसिंग, और माय डियर फ्रेंड्स चौथा रिप्रेजेंटेशन। को 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं, 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन, 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन। हाँ, पहला रीजन जो रेवेन्यू है वो प्राइमरी रीजन है। ये रिप्रेजेंटेशन, रीप्राइसिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ये सेकेंडरी रीजन है, सेकेंडरी रीजन। प्राइमरी रीजन रेवेन्यू। चलिए आइए, तो टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं ये भी आपके जहन में अब आ गया। आगे बढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को और इनहांस करते हैं और अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, जरा देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट जो आपका आता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में मेजर किस प्रकार के टैक्सेस होते हैं। लिखिए व्हाट आर द वेरियस टाइप, क्योंकि एक टैक्स से काम नहीं चलता आजकल। जैसे मैं बोलूं ना, एक कमाई से काम नहीं चलता। आजकल माता जी भी कमा रही है, पिताजी भी कमा रहे हैं, उनकी भी जॉब है, पिताजी भी 4 काम कर रहे हैं। एफडी की ब्याज अलग है, और कोई शेयर्स में पैसा और लगा रखा है। तो सरकार को भी टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, सो दैट मल्टीपल जगह सरकार को पैसा आए। इससे क्या होता है, आपको बर्डन भी शिफ्ट हो जाता है, किसी पे कोई टैक्स, किसी पे कोई टैक्स। समझो मेरी बात। हाँ जी, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, इस पे कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। एक दुकान है यहाँ पर कंप्यूटर इत्यादि चीजें बिक रही हैं, तो वो जो सेलर है वो गुड्स बेच रहा है, तो इस पे कौन सा टैक्स लगाया जाएगा? जीएसटी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सीएमए डायरेक्ट टैक्स वालों के लिए तो जीएसटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है जीएसटी। लिखिए सप्लाई ऑफ गुड्स डैश करके लिखिए जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स डैश करके लिखिए बच्चों जीएसटी। अब जरा देखिएगा इस पे कौन सा, आय हाय आंसर आ गया, शिट, लेकिन कोई नहीं, एनी हाउ आपको देखिए आंसर अब तो। हाँ जी, कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। क्यों, इसमें क्या दे रहा है वो? आपको गुड्स तो दे ही नहीं रहा, सर्विस दे रहा है ना सर, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल, जो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जिम में मशीनें नहीं बेच रहा, मशीन को इस्तेमाल करने दे रहा है। और नाई की दुकान में या ब्यूटी पार्लर में सुंदरता बढ़ा रहे हैं आपकी, बिल्कुल सही, सुंदरता बढ़ा रहे हैं, तो वो जी जीएसटी। लिखिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज जीएसटी, लिखिए भैया सप्लाई ऑफ सर्विसेज जीएसटी। हाँ जी, भारत बाहर से जब गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहे हैं, इसमें कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज ड्यूटी। नहीं, नो, इंपोर्ट। हाँ, बाहर से देश, यूएस, यूके, चाइना, बांग्लादेश, यहां से गुड्स आ रहे हैं। कस्टम ड्यूटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कस्टम ड्यूटी। क्या बात है, कस्टम ड्यूटी। तो लिखिए इंपोर्ट, और ऐसे एक्सपोर्ट पे भी लगती है, तो इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दोनों बातें लिखना बेटा, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कस्टम ड्यूटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, कस्टम ड्यूटी। और इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है?
इनकम टैक्स क्या सर? इनकम पे। इनकम टैक्स। क्या बात इनकम टैक्स लिखिए जी, इनकम पे लगता है इनकम टैक्स। तो यही 4 या ये 3 प्रमुख टैक्सेस हैं हमारे सीएमए वालों के लिए। खाली इनकम टैक्स पढ़ेंगे और जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो तो तीनों ही पढ़ेंगे फॉर्चुनेटली। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस? बताएंगे। ये जितने भी टैक्सेस हैं, वैसे इसके अलावा बहुत टैक्सेस होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं टैक्सेस पे ध्यान केंद्रित करूंगा जो हमारे सिलेबस में है। पहले बताइएगा कि सारे टैक्सेस को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो 2 कैटेगरीज क्या हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया, वो 2 कैटेगरीज माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लिखिए जरा इनको, आज थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में लिखा है पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर डिफरेंट। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है, और जहां निगाहें और निशाना सेम है वो डायरेक्ट। या इसको ऐसे बोलेंगे, करनी किसी और की भरनी किसी और की। और डायरेक्ट में जिसकी करनी उसकी भरनी। हिंदी मत देखना भैया, इतनी आती है शुक्र मानो, तुम्हें तो इतनी भी नहीं आती होगी हिंदी, मुझे पता है। तो करनी किसी और की, भरनी। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। करनी किसी और की, भरनी किसी और की। लगाया गया है एक्स पे, दे रहा है वाई, और डायरेक्ट जिस पे लगाया गया वही। तो क्या लिखा है? पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग द टैक्स आर सेम। जिस पे लगाया गया वो ही दे रहा है, लगाया किसी और पे, भर कोई और रहा है। अच्छा, पहले एक बार समझ लेंगे, पहले देख लें जो हमारे टैक्सेस सिलेबस में आ रहे हैं वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। आइए सर, तो करनी किसी और की, भरनी किसी और की, जिसकी करनी उसकी भरनी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, रुक जाइए, मैं अब आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं। आइए जरा, I want to give you little bit more inside information, क्योंकि I just want कि your fundas should be very clear. फंडा क्लियर है ना, तो 1 करोड़ 2 करोड़ मुश्किल नहीं है। आइए जरा, अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको ना रामलाल का दे रहा हूं। रामलाल जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने लाजपत नगर में एक शूज, जूतियां, आपने भी खाई होंगी जूतियां तो बहुत, या जूते खाए होंगे पेरेंट्स से, है डांट के रूप में जब गलत काम किया होगा। नहीं खाए तो बहुत बढ़िया। तो शू का शोरूम खोला बच्चों, शू का, फुटवेयर कह लो यार, शू जूते बूते क्या लिखना, अब लिखिए फुटवेयर का। यस माय डियर फ्रेंड्स, फुटवेयर का शोरूम खोला। और कब खोला माय डियर फ्रेंड्स? 1/4/2020 और 31 मार्च 2021, जो अभी आएगा ना, पूरा साल खूब चला। और इन्होंने अपना पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाया। हाथों हाथ आप लिखना चाहो लिख लो, लिखना तो है ही चीजें। 31 मार्च 21 का बनाया, और यहां पर उनकी टर्नओवर आई, वो आई बच्चों 50 लाख। एक्सपेंसेस आए 40 लाख। आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितना आया 31 मार्च 21 तक का, 1 साल का प्रॉफिट कितना आया? 10 लाख। बहुत बढ़िया, उनका नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख में से सुनिएगा मेरी बात, इस 10 लाख में से वो अपनी वाइफ को 6-7 लाख रुपए दे देते हैं साल के,
और सेव कर लेते हैं 4 से 3 लाख रुपए। और वाइफ क्या करती है, उससे राशन लेके आती है घर का, उससे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, घर में बड़े बूढ़े भी हैं उनकी हेल्थ, और डिफेंस, घर का डिफेंस मतलब घर की सुरक्षा इत्यादि के लिए पैसा लगता है। और ये जो सेविंग हो जाती है वो लगभग 3 से 4 लाख की हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है भाई तुम अपनी वाइफ की चिंता करते हो, अपने बच्चों की चिंता करते हो, अपने घर की चिंता करते हो, देश की चिंता ना है तुम्हें? भाई देश की चिंता पहले करो, क्योंकि देश है तो तुम हो। देश नहीं रहेगा तो ये बीवी बच्चे क्या करेंगे? अंग्रेज सरकार के टाइम पे, मुगल एम्परर के टाइम पे क्या था, कोई तुम्हारे पर राइट थी? इसलिए देश को पहले समझो। देश है तो हम हैं। कि बात तो सही है, कि बातों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने कहा रुपया निकालना पड़ेगा, रुपया। बातों में तो बात तो सही है, किससे कुछ नहीं काम चलेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने कहा भाई इस तुम्हारी जो ये नेट प्रॉफिट है ना, ये तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारी इनकम है। बिल्कुल सही, ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी इनकम है, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस हो गए। इनकम क्या होती है? रेवेन्यू जो आपको मिला, उसमें से एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए और रिमेनिंग अमाउंट आपकी इनकम आ गई। गवर्नमेंट का इस इनकम पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्या बाप का राज है क्या? तो हमने कंपलसरी है, नहीं तो पुलिस वालों को भेज देंगे, जेल में डलवा देंगे। कंपलसरी है जी। क्या जी दे देते हैं। कितना लगेगा? वो मान लो 1,17,000 रुपए लगा। सर ये 1,17,000 कैसे आया? मान लो आया, अभी आपको आता तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा बीबी को देने से पहले देश को दो। कि हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा बीबी को बाद में देना, पहले बच्चे का तो देना, बीबी को पहले। घर, देश तुम्हारे लिए सबसे सर्वोपरि है। तो इस 10 लाख में से पहले आप 1,17,000 घटा लो। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? सरकार ने कहा, आपने कहा जी मेरे पास बैलेंस बचा 8,83,000। अब आप अपनी वाइफ को दे दो, उसमें से 6-7 लाख रुपए जो भी, या 7 लाख रुपए दे रहे हो, 7 लाख। और जो सेव कर रहे हो, अब आप सेव कर लो 1,83,000 रुपीज। अच्छा, तो इनकम टैक्स आपको कमाई में से पे टू द गवर्नमेंट करना पड़ेगा। अब ये इनकम टैक्स लगाया किसकी कमाई पे गया था? सर इनकम टैक्स तो लेवीड ऑन रामलाल, रामलाल की कमाई है। और पेड बाय या बॉर्न बाय, बॉर्न मतलब BORNE, बॉर्न बाय रामलाल। जिसकी करनी उसकी भरनी, TT हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये आपकी कमाई पे होता है, आपके प्रॉफिट पे होता है, जो आप कमा रहे हैं उसमें से निकाल के। बोले घर ले जाने से पहले देना है, क्योंकि घर ले जाने का तो पैसा बचेगा ही नहीं। भाई बोले कि 7 लाख भी कम पड़ रहे हैं जी, और लाओ। कि जी क्या चोरी करके लाऊं मैं? तो गवर्नमेंट कहते घर चले गए, उसके बाद तो पैसे बचने ही नहीं है। तो आपको पहले घर ले जाने से पहले इसमें से टैक्स देना है, फिर घर ले जाना है या बचाना है, जो भी करना है। बात समझ आई? अब क्योंकि ये सुनो डायरेक्ट टैक्स होता है, आप पे लगाया जाता है, आपकी ना वो क्या कहते हैं, बैंड बचता है टैक्स देते हुए। 1,17,000, 10 लाख कमाओ, 1,17,000 सरकार को देना पड़े। तो कहीं ना लोग मैन्युपुलेट करने की सोचते हैं। लोग सोचते हैं, अकाउंटेंट को बोलते हैं जो एक्सपेंसेस है ना 40 लाख के, इसको ऐसा कर घटा दे भाई, टैक्स लगेगा, इससे बेटर है इसको घटा दे और नकली खर्चे दिखा दे। ये लोग करते हैं। तो 40 लाख को वो सोचते हैं 45 लाख रुपए कर दो। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। अब जब एक्सपेंसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं तो प्रॉफिट कितना रह गया? 5 लाख रुपए। और आपको जान के ये खुशी होगी कि 5 लाख की कमाई पे टैक्स होता ही नहीं है। इनकम टैक्स 5 लाख तक की कमाई पे नहीं होता। वो तो आपको जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। देखो 1,17,000 रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस आपके पास पूरा कर 10 लाख रह गया। अब आपको VB को 7 लाख देने हैं और सेविंग आपकी 3 लाख की फिर हो गई। तो 1,17,000 रुपए बच गए। खाली क्या करना है, खर्चों को आपने बोगस एक्सपेंडिचर डाल दो, और बोगस एक्सपेंडिचर डालते ही आपके खर्चे बढ़ गए। हो गई ना?
आपने टैक्स को चूना लगा दिया, चूना लगा दिया, चूना टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कहा बेटा रामलाल तू बच्चा है, हम तेरे बाप है, अब आपने चूना लगाओगे, अब आपको एक और टैक्स देना पड़ेगा। क्या है कि आपको टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स ऑन टर्नओवर। ले रामलाल तू एक्सपेंसेस झूठे बना सकता है, नेट प्रॉफिट झूठा बना सकता है, टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या मिलॉर्ड में मर जाऊंगा, क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कर, ये जो टर्नओवर का टैक्स है लगाया तुझ पे जाएगा, लेकिन तेरी जेब नहीं खाली होगी, तेरी जेब नहीं खाली होगी। कैसे? क्या इसको रिकवर कर लियो कस्टमर से, रिकवर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से ले लियो। कि कैसे लूंगा जी? क्या भाई जो भी तू सेल करेगा ना उसका 5%, 12%, 18% जीएसटी लगा दियो। यस, बिक्री कर, बिक्री पर आप टैक्स लगा देना और कस्टमर से ले लेना। इसको रामलाल को दुख नहीं हुआ। क्यों? ये लगाया तो गया, जीएसटी जो है ना बच्चों, ये लगाया तो गया ऑन रामलाल, लेकिन ये बॉर्न बाय, जो उसको बियर करेगा वो करेगा कस्टमर। ये क्या हो गया? आईडीटी। ये लेस मैनिपुलेटेड होता है, लेस टैक्स इवेजन, इसमें टैक्स इवेजन कम होती है। इनकम टैक्स में हाई टैक्स इवेजन होती है, क्योंकि लोग खर्चे को ज्यादा बढ़ाकर बच निकलते हैं। तो इनकम टैक्स में, जब भी इनकम टैक्स हमारे देश में 6% लोग ही देते हैं, 6% इंडियंस खाली पे करते हैं इनकम टैक्स। 125 करोड़ या 130 करोड़ की आबादी में 6 से 9 लाख लोग ही टैक्स देते हैं, बस, बाकी नहीं देते। और जो जीएसटी है, यस, ये दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फर्क समझो, आपकी कमाई पे, अच्छा कमाई लोग जीरो भी कर सकते हैं, 50 के 50 खर्चे हुए, तो कमाई पे जो टैक्स है वो होता है इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स इवेजन होती है, उसमें लोग चोरी करते हैं। जीएसटी जो होता है वो आपकी टर्नओवर पे होता है, आपकी बिक्री पे होता है, रेवेन्यू पे होता है। आपकी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, सुनो, इनकम टैक्स खाली इनकम पे है। अब और समझाऊं डीप में, इनकम टैक्स ऑन इनकम, कमाई, लेकिन जो जीएसटी है, वेदर आपको लॉस हो, वेदर आपकी इनकम हो, वेदर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ये तीनों केस में लगेगा, क्योंकि ये आपकी टर्नओवर पे होता है, आपकी सप्लाई पे होता है, आपकी सेल पे होता है। फर्क समझ लो। और आपकी सेल में से खर्चे घटा के जो निचोड़ है उस पे इनकम टैक्स लगता है। चलिए, टैक्स ऑन इनकम, वेयर जीएसटी आपका लॉस हो, इनकम हो, नो प्रॉफिट हो, ये टर्नओवर पे, सप्लाई पे, सेल पे लगता है एप्लीकेबल, ये आपकी कमाई पे नहीं है। और ये इनडायरेक्ट है, इसलिए आप किसी चोरी नहीं करते कि जेब किसी और की जा रही है, दर्द किसी और का आपको दर्द नहीं देता, अपना दर्द दर्द देता है। चलिए, ये बात समझ आ गई होगी आपको। आइए जी, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, आइए सर इसी स्लाइड पे आ जाइएगा। दिखाई दे रही है आपको हु इनकम टैक्स वाली स्लाइड दिखाई दे रही है बच्चों? नहीं दिखाई दे रही है? ये, आर यू एबल टू सी हु लेवीज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी? Yes sir, yes sir. आइए, लेट्स नाउ I want to ask you who levies income tax, GST and custom duty. Write down the question. Who levies income tax, GST and customs duty? Obviously government, obviously government. Answer is just a second friends. Here it is the answer. Income tax and custom duty levied by the central government, whereas GST is levied both by central and the state government. Write down. Income tax केंद्रीय सरकार लगाती है, मोदी सरकार। कस्टम ड्यूटी मोदी सरकार लगाती है। जीएसटी दोनों सरकारें लगाती हैं, राज्य और केंद्रीय। तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और केजरीवाल और मोदी सरकार जीएसटी मिलकर लगाएंगी। यूपी की बात करें तो योगी और
मोदी जी लगाएंगे मिलकर, पर्सनली नहीं, सरकारें। तो इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी इज लेविड बोथ बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यस, जीएसटी मिलजुल के लगाते हैं। आंसर लिखिए। तो इनकम टैक्स एंड द कस्टम ड्यूटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी इज लेविड बोथ बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये मिलजुल के लगाते हैं। अब ये टेबल बनाइएगा, एक कैसे टेबल बनाइएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ जीएसटी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कस्टम कौन लगाता है, कौन भरता है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 रोज और 4 कॉलम्स का एक टेबल बनाइए बच्चों। 4 रोज और 4 कॉलम्स का एक टेबल बनाइएगा। 4 रोज एंड 4 टेबल्स, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का टेबल बनाइए। ठीक है, आइए जी, जीएसटी की बात करें। जीएसटी लगाया किस पे गया, मैं माइक पे आ रहा हूं। लगाया किस पे जाता है जीएसटी? कस्टमर पे सर। नहीं, ये मान लो कि बॉन्ड लेवी, मतलब ये इसका जो कस्टमर पे लगाया तो जाता है, मैं मानता हूं। लेवी का मतलब ये हो गया कि भरना, मतलब जीएसटी के दायरे में कौन होता है? सप्लायर। अगर हम बात करें, अभी आपकी बात को भी मैं समझाऊंगा, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन उसको बियर कौन कर रहा है? बियर कौन कर रहा है? बियर कौन कर रहा है उसको? कस्टमर। कस्टमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जीएसटी की लायबिलिटी कस्टमर पे नहीं होती, कस्टमर बियर करता है। लगाया उस पे क्या? जैसे मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने गए, मैकडोनल्ड्स में, पिज्जा हट में, डोमिनोज में या पिज्जा या बर्गर खाने गए, तो लगाया तो मैकडोनल्ड्स वालों पे है, लगाया तो पिज्जा हट वालों पे। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हो पढ़ने, तो लगाया तो हम पे गया है, लेकिन हम अपनी लायबिलिटी को शिफ्ट कर देते हैं आप पे, तो आप पे लग जाता है। ऐसे कह सकते हो, लगाया हम पे गया, लेकिन हमने लायबिलिटी को शिफ्ट कर दिया आप पे, तो लगा आप पे गया। तो सप्लाई एंड कस्टमर अलग अलग होते हैं। यस, तो ये हो गया जी आईडीटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगाया जाता है? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। एक सेकेंड बच्चों, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। लेकिन इसको बियर कौन करता है? परचेजर ऑफ गुड्स। परचेजर ऑफ गुड्स बियर करता है, वो प्राइस में डाल देते हो ना, इट इज अगेन आईडीटी। इनकम टैक्स किसके लिए भी लगाया जाता है? पर्सन अर्निंग इनकम, पर्सन अर्निंग इनकम, पर्सन अर्निंग इनकम, है ना भाई। और पे कौन करता है? पर्सन अर्निंग इनकम। जेब उसी खाली होती है, पर्सन अर्निंग इनकम। ये डीटी आईडीटी है, ये डीटी है। तो सीएमए वाले बच्चों खाली डीटी पढ़ेंगे, वेराज हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे दोनों पढ़ेंगे, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। यस, पहले मैं इनकम टैक्स से शुरू करवाऊंगा अगली क्लास से। अभी यह क्लास चल रही है, डोंट वरी, भी छोड़ूंगा नहीं जल्दी। और उसके बाद फिर हम जीएसटी कस्टम्स करेंगे, तो सीएमए वाले बच्चे निकल जाएंगे उसके बाद, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को साथ में फंसाए रखेंगे, क्योंकि 50 नंबर का काम हुआ उनका। आइए जरा, तो इनकम टैक्स, पर्सन अर्निंग इनकम, पर्सन अर्निंग इनकम, ये दोनों सेम है। यहाँ ये दोनों अलग हैं, यहाँ ये दोनों अलग हैं, तो आईडीटी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी क्लियर है यहाँ तक? यस सर जी, लेट्स प्रोसीड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what is required to study? Yes my dear friends, what is required to study income tax in India? As I told you, I will be starting with income tax. So for studying income tax, क्या क्या tools चाहिए? tools to study income tax. जैसे बागवानी करनी है, नर्सरी या पेड़ पौधों का ख्याल रखना है, तो खुरपी चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, खाद चाहिए, कंपोस्ट चाहिए। इसी तरीके से इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। बट अदर टूल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया, राइट डाउन।
But tools are required to study income tax in India. सबसे पहली चीज, yes, income tax को पढ़ने के लिए my dear friends, you require the Income Tax Act 61. Yes, you require the, आपको कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे. Income Tax Act 61, तो आपको सबसे पहले चाहिए Income Tax Act 61. दूसरा, Income Tax Rules 1962. दूसरी चीज चाहिए आपको Income Tax Rules 1962. तीसरा सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम सीबीडीटी. सीबीडीटी का मतलब होता है, बताऊंगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी. और चौथा जुडिशियल डिसीजन. जुडिशियल डिसीजन का मतलब कोर्ट केसेस. कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस, यस, कोर्ट की जजमेंट्स, बताऊंगा एक एक करके. कोर्ट जजमेंट्स. तो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 4 टूल्स की आवश्यकता है. इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा टूल रूल्स, तीसरा सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड माय डियर फ्रेंड जुडिशियल डिसीजंस. जुडिशियल डिसीजंस मींस कोर्ट केसेस, कोर्ट जजमेंट्स, बताऊंगा सब चीजें. आइए जी, तो जो हमारा मेन ग्रंथ है, जो हमारे गीता, बाइबल, ये है ग्रंथ, वो इनकम टैक्स एक्ट है. आइए जरा लेट्स प्रोसीड. सो इनकम टैक्स एक्ट 61, इनकम टैक्स एक्ट रूल्स, सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी और जुडिशियल डिसीजंस, ये सब लॉ का पार्ट है. आइए, सबसे पहली है जी आपकी इनकम टैक्स एक्ट 61. यस, इनकम टैक्स एक्ट 61, बिल्कुल सही आपने सुना. लिखिए जी, इट इज an act which specifies provisions for levying income tax in India. तो हिंदुस्तान में इनकम टैक्स लगाने के लिए ये एक्ट बनाई गई. इट इज एन एक्ट विच स्पेसिफाइज प्रोविजंस फॉर लेविंग, माय डियर फ्रेंड्स, फॉर लेविंग इनकम टैक्स इन इंडिया. तो इनकम टैक्स हिंदुस्तान में लगाने के लिए ये एक्ट बनाई गई है. अच्छा, इसमें टोटल 298 सेक्शंस है. 298 सेक्शंस है. हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है. एग्जीक्यूटिव इंटर के लेवल पे 80-90 सेक्शंस के आसपास हैं, वो हम करेंगे. 298 सेक्शंस. तो इसके अंदर इनकम टैक्स किस प्रकार से लागू होगा देश में, कौन किस पे लगेगा, विच पर्सन लायबल टू पे टैक्स, विच पर्सन्स, ये आंसर्स मिलेंगे. विच पर्सन्स लायबल टू पे टैक्स, ये आंसर मिलेगा. हाँ जी, इफ नॉट पेड तो पेनल्टी कितनी होगी. प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है बच्चों, जेल भी जा सकते हो, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है. यस, इफ नॉट पेड पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट एक्सेट्रा. अच्छा जी, तो बहुत सारे प्रोविजंस, कौन लायबल है, कितना लायबल है, इनकम कैसे निकालनी है, तो ये आप लिख लीजिएगा. इंटरेस्ट, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं सो दैट आपको समझ आ जाए. पेनल्टी, नॉट पेड, एक सेकेंड बच्चों, Which person liable for to pay to which person liable pay tax not to pay, उसके लिए पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है. चलिए जी, तो दोस्तों बस मैं आपको ये टॉपिक बता के फिनिश करूंगा क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है, आप लोग थक भी गए होंगे. सो विच पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, इफ नॉट पेड, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा, प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा. हाँ जी, तो आपका इनकम टैक्स एक्ट, इस पे कंसंट्रेट हम पहले करेंगे, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टूल है वो हम करेंगे डिस्कस जब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी. तो एक बार अब मैं माइक पे आ रहा हूं आप लोगों के लिए. माइक पे आ रहा हूं. जो हमने आज पढ़ा, सबसे पहले ये बताइएगा
सबसे पहले ये बताइएगा, टैक्सेस कंपलसरी होते हैं ऑप्शनल होते हैं? कंपल्सरी। टैक्सेस मॉनेटरी होते हैं नॉन मॉनेटरी होते हैं? अब क्या सरकार लगाती है, गैर सरकारी लगाते हैं? सरकार। सेंट्रल या स्टेट या दोनों भी लगा सकती हैं? अच्छा ये बताइए, कोई लॉ होगा या बिना लॉ के लगाएंगी? लॉ के पीछे क्या होगा? और एक्ट किसी प्रोसेस से बना होगा या नो प्रोसेस? प्रोसेस में सबसे पहला बिल होगा या कोई बिल नहीं होगा? बिल को पार्लियामेंट में रखेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर में? डिपेंड करता है वो स्टेट का लॉ है या सेंटर का लॉ है। स्टेट का लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर में केजरीवाल जी लेके आ रहे हैं, मोदी जी लेके आ रहे हैं, तो अच्छा सेंट्रल लॉ गवर्नर साइन करेगा या प्रेसिडेंट? और स्टेट लॉ कौन साइन करेगा? गवर्नर। और क्या एक्ट लागू हो जाता है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर साइन कर दे? बिल्कुल। अच्छा टैक्सेस लगाने के पीछे कितने आर्स है? 3 आर या 4 आर? पहला रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट। दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पढ़ के बोल रहे हो या समझ के बोल रहे हो? और तीसरा रिप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड रीप्राइसिंग। और चौथा फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। थोड़ी चीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जिसकी करनी उसकी भरनी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? करनी किसी और की, चाहता कोई और है। इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अच्छा जीएसटी कस्टम्स? इनकम टैक्स सेल पे या कमाई पर? कमाई पे सर। और जीएसटी सेल पर या कमाई पर? सेल पर, टर्नओवर पे। अब जैसे बिल्कुल सही। और इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए 4 टूल चाहिए। अभी हम खाली एक टूल की बात करेंगे आज, शाम का टाइम भी हो गया, आप लोगों को घर भी जाना होगा। पहला टूल क्या है? ग्रंथ हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और गीता इत्यादि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो धर्म की शिक्षा देते हैं। इनकम टैक्स में टोटल सेक्शन कितने? 298। या सारे पढ़ने हैं? मैं इंटर लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल पर 80-90 के आसपास। अच्छा क्या इनकम टैक्स में सारी बातें लिखी हैं? यस। उसके अलावा और जो टूल्स हैं आगे आगे पढ़ेंगे, कारवा बढ़ता रहेगा, नॉलेज बढ़ती रहेगी। एक बात याद रखना, आज के बाद आप चाहो तो 1 लाख रुपए महीना आएगा, आप चाहो तो 10 लाख रुपए महीना आएगा, आप चाहो तो 1 करोड़ रुपए महीना आएगा, लेकिन चाहने से नहीं आएगा, करने से आएगा। तो वो करना किस प्रकार से है? हल्के हल्के, जैसे मैंने आज बोला, नॉलेज का बीज लगाएंगे। हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल या विराट कोहली या कपिल शर्मा बनना है तो वो परख, वो नजर, वो हुनर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, जो आईफोन वालों ने मोबाइल फोन में किया। तो जब तक आपकी इंटरप्रिटेशन दूसरों से हटके नहीं दिखेगी तो आप भी कहीं आम आदमी की तरह फंस जाओगे और निकल के बाहर नहीं आ पाओगे। तो इस चर्चा को यही समाप्त करूंगा और लास्ट में आप लोगों से कुछ आशा रखूंगा कि अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर हम अपनी कक्षा को समाप्त करें। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। माई